Hello everyone, myself Meenakshi and a very good afternoon to all of you. स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन। जी हाँ जी, हमारा जो यूजीसी नेट पेपर 1 का जो हमारा क्या रहता है, हमारी जो 10 डिफरेंट यूनिट्स है, उन यूनिट्स में से एक यूनिट है हमारी कम्युनिकेशन, राइट। और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है, आज वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड जो क्या है आज का हमारा ये सेशन रहने वाला है। और ये सेशन क्या बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग रहेगा कि जहाँ से आपको ये पता चलेगा कि कम्युनिकेशन जो यूनिट है हमारी, वहाँ से जो क्वेश्चन है वो किस तरीके के पूछे जाते हैं। ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जो यूजीसी नेट पेपर 1 है, यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए जो कम्युनिकेशन वाली यूनिट है, उस यूनिट से जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, किस पैटर्न पे पूछे जाते हैं, और कौन कौन से मतलब कहाँ से जो मतलब जो क्वेश्चंस का लेवल है वो क्या रहता है, पैटर्न क्या है क्वेश्चंस पूछने का यूजीसी नेट के एग्जाम में कम्युनिकेशन से रिलेटेड। गाइस वैसे तो हमारे क्या है, टीचिंग में एग्जाम में बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं, लेकिन जो हमारी कम्युनिकेशन है ये बहुत ही क्या, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसे है कि क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, यूजीसी नेट को अपने जेआरएफ को क्वालिफाई करके क्या करना है, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ही पढ़ाना है। तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो स्टूडेंट्स के साथ कैसा रहना चाहिए, आपको किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, कि क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी, क्योंकि जितना ज़्यादा इफेक्टिव आपका कम्युनिकेशन रहेगा अपने स्टूडेंट्स के साथ, उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा आपके लिए बेनिफिशियल और आपके लिए बेटर रहेगा। तो आइए स्टूडेंट्स, फटाफट लाइव आइए, जुड़िए हमारे साथ, बनते हैं और करते हैं अपने इस सेशन को स्टार्ट, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आज हम स्टडी करेंगे। तो आइए गाइज फटाफट स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन पार्टनर्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ, कि जो कम्युनिकेशन संचार भागीदारों की पसंद के कारकों से प्रभावित होता है। प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी, लर्नलीनेस, यूटिलिटी, सीक्रेसी एंड डिसोनेंस, सीक्रेसी, डिसोनेंस एंड डिसेप्शन, डिसिमिलैरिटी, डिसोनेंट एंड डेविएशन। बताइए स्टूडेंट्स, हरी अप, फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स एक बार कनेक्टेड हैं, थम्स अप दे के बताइए कि आपको ऑडियो और विजुअल क्लियर है या नहीं। अगर ऑडियो विजुअल क्लियर है तो हम अपने सेशन को फटाफट जल्दी से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन से रिलेटेड। क्योंकि गाइज आप सभी स्टूडेंट्स को यूजीसी नेट को क्वालिफाई करने के बाद कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाना है, टीचिंग ही करनी है। तो टीचिंग करते टाइम आपका जो कम्युनिकेशन अपने स्टूडेंट्स के साथ वो कैसा है, क्योंकि गाइज आप चाहे अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में मतलब कहीं भी चले जाओ, कम्युनिकेशन तो क्या है आपका रहता ही रहता है। आपको अगर आप अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करें तो आपका अलग कम्युनिकेशन होता है। आप अगर किसी जॉब में हैं, वहाँ पर अपने कलीग्स के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, राइट, वहाँ पर आपका कम्युनिकेशन अलग रहता है, राइट। और अगर आप अपने क्या है फ्रेंड सर्कल के साथ हो तो वहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन है वो डिफरेंट रहता है। तो गाइस जैसे जैसे मतलब कम्युनिकेशन के आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में, लाइफ के हर स्फेयर में क्या है, आपको कम्युनिकेशन करना ही करना है। तो कम्युनिकेशन, अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव किस तरीके से बनाया जाता है, और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है एग्जाम्स में किस तरीके से पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहता है, वो सब हम इन क्वेश्चंस को करने से और इस पूरी वीडियो को देखने से आपको डेफिनेटली समझ में आ जाए कि यूजीसी नेट के एग्जाम में कम्युनिकेशन जो हमारे यूनिट है वहाँ से जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो गाइस जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका, द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन पार्टनर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ, कि संचार भागीदारों की पसंद के कारकों से प्रभावित होता है। संचार भागीदारों की पसंद के कारकों से प्रभावित होता है। निकटता, उपयोगिता या अकेलापन किससे प्रभावित होता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। उपयोगिता, गोपनीयता, असंगति, गोपनीयता, असंगति और धोखे, असमानता, असंगति और विचल। तो गाइस इसका राइट आंसर है आपका आंसर ए। राइट आंसर है गाइस आपका आंसर ए। प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी एंड लर्नलीनेस, ये ऐसे फैक्टर्स है जो हमारे कम्युनिकेशन के पार्टनर की, हमें कम्युनिकेशन किसके साथ करना है और किसके साथ नहीं करना है, ये उसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू एंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम, कि एक शिक्षक के रूप में
कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। यानी कि अगर आप एज ए टीचर हैं और एज ए टीचर क्लास में आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो प्रेजेंस है वो क्या है, इफेक्टिव रहे, उसके लिए आप इनमें से किस चीज़ को चूज करोगे? यूज ऑफ पीयर कमांड, मेकिंग अग्रेसिव स्टेटमेंट, ये तो होगा ही नहीं, अग्रेसिव स्टेटमेंट्स देना, राइट, आक्रामक बयान देना, अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड पोस्चर एंड बीइंग अथॉरिटेरियन, सत्तावादी होना, ये भी नहीं है। तो बच गए जी हमारे पास दो, यूज ऑफ पीयर कमांड एंड अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड पोस्चर। पीयर कमांड का उपयोग और अच्छी तरह से स्थापित मुद्रा को अपनाना। तो गाइज जब भी एक अगर आप एज ए टीचर किसी क्लासरूम में क्या है अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके जो पोस्चर्स हैं वो क्या होने चाहिए, बिल्कुल एकदम सही होने चाहिए, वेल एस्टैब्लिश्ड होने चाहिए, राइट। तो राइट आंसर है गाइज आपका इसका अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड पोस्चर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एवरी कम्युनिकेटर हैज टू एक्सपीरियंस, कि हर प्रत्येक संचारक को क्या अनुभव करना पड़ता है? मैनिपुलेटेड इमोशंस, एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट, द इश्यू ऑफ होमोफाइल्स और स्टेटस डिस्क्लोजर। छेड़छाड़ की भावनाएं, प्रत्याशित उत्तेजना, समलैंगिकता का मुद्दा, स्थिति विस्थापन। बताइए स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए। हरी अप गाइज, हरी अप, क्योंकि गाइज आप अगर साइड बाय साइड कमेंट करके आंसर करोगे तो वहाँ पर आपकी जो लर्निंग है वो ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू अगर मैं ही सिर्फ यहाँ पर आपको क्वेश्चंस कराती रहूँ और खुद ही आंसर बताती रहूँ, तो उससे लर्निंग सिर्फ मेरी होगी, आप लोगों की लर्निंग उतनी नहीं होगी, क्योंकि आप सिर्फ पैसिवली वहाँ पे क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन गाइज अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हो, कुछ ना कुछ जरूर सीखना चाहते हैं कि हाँ आज हमें इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख के जाना, हमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो प्रीवियस क्वेश्चंस है उनका पैटर्न पता करके जाना, कम्युनिकेशन से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो गाइस साइड बाय साइड आप सब भी जो भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं एक बार अपना क्या है कमेंट करके आंसर कीजिए। ये मत सोचिए कि वो आंसर हमारा गलत होगा या वो आंसर हमारा सही रहेगा, वो मत सोचिए, क्योंकि यहाँ पर आप जब सीखने आ रहे हो, जब हम सीखने आ रहे हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ सीखने के रिगार्डिंग ही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि उसका रिजल्ट क्या होगा, कि हम जो आंसर करें वो सही होगा या गलत होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि फटाफट आंसर कीजिए, क्योंकि अगर आप आंसर करेंगे तो वहाँ पर क्या है आपकी लर्निंग, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे और आपकी लर्निंग क्या है वो ज़्यादा रहेगी। अगर मैं बस यहीं पर खुद ही क्वेश्चन रीड कर दूँ, खुद ही आंसर बता दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ कि इस तरीके से इसका ये आंसर रहेगा, तो वहाँ पर उसकी नीड मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी ये सब चीज़ें आती है। सिखाना किसको है, आप सबको सीखना है, आप सबको एग्जाम को क्वालिफाई करना है। मेरा एग्जाम तो ऑलरेडी क्लियर है गाइज। तो अपने आप की अपनी लर्निंग को एनहांस करने के लिए और अपनी क्या है अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए साइड बाय साइड आप सभी स्टूडेंट्स भी क्या करें, आंसर्स कीजिए, कमेंट कीजिए अपने आंसर्स को कि आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ के कैसा लग रहा है, कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा आंसर आपका सही है। जैसे कि आपके एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन है और आप एग्जाम देते टाइम उस पर क्या है अपना आंसर देते हो, तो सेम वही बात आपको यहाँ पर करनी है कि ये क्वेश्चन दे रखा है और आपको इसका आंसर देना है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है कि जो भी जितने भी कम्युनिकेटर है उनको क्या एक्सपीरियंस करना होता है, जितने भी कम्युनिकेटर हैं उन सबको एक्सपीरियंस करना होता है एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट, कि हर एक कम्युनिकेटर क्या है अपने कम्युनिकेशन के लिए उनमें क्या है एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए उसमें, एक अपनी एक्साइटमेंट होनी चाहिए कम्युनिकेशन करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इमेजिन you are working in an educational institution where people are of equal status, कि मान लीजिए आप एक ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं या वर्क करते हैं जहाँ पर जितने भी पीपल है वो सभी क्या इक्वल स्टेटस, क्या है उन सभी का इक्वल स्टेटस है, यानी कि कोई किसी से कम ज़्यादा नहीं है, सभी इक्वली हैं। विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ट सूटेड एंड नॉर्मली एम्प्लॉयड इन सच अ कॉन्टेक्स्ट, कि इनमें से फिर कौन सा कम्युनिकेशन का मेथड वहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा जब क्या हो आप इक्वल स्टेटस वाले क्या कर रहे हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वर्क कर रहे हो। अगर आप इक्वल स्टेटस जहाँ पर भी आप वर्क कर रहे हो वहाँ पर जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने वर्किंग पीपल है उन सब का क्या है स्टेटस इक्वल है, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन का कौन सा वे सबसे ज़्यादा सही रहेगा, विच इज़ द बेस्ट मेथड। बताइए स्टूडेंट्स, हरी अप, 20 सेकेंड का टाइम है आपके पास, हरी अप फटाफट बताइए। तो राइट आंसर है गाइस
6, 5, 4, 3, 2 and 1 and the right answer is हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल, यानी कि जब इक्वल स्टेटस की बात हो रही है तो वहां पर हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कौन सा होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट एलिमेंट अ टीचर हैज टू टेक। कक्षा में छात्रों को संबोधित करते समय एक शिक्षक को जिस महत्वपूर्ण तत्व का संज्ञान लेना चाहिए उसकी पहचान करें। आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट एलिमेंट अ टीचर हैज टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ वाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। कि जब एक टीचर क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है तो उसको इनमें से क्या किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, वॉइस मॉड्यूलेशन, रेपिटेटिव पॉज और फिक्स्ड पोस्चर। बताइए स्टूडेंट्स, हरी अप, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले और सबसे सही आता है। बताइए स्टूडेंट्स, हरी अप। टू, वन एंड द राइट आंसर इज वॉइस मॉड्यूलेशन। यानी कि जब भी एक टीचर क्लास रूम में पढ़ा रहा है, जब एक टीचर क्या है क्लासरूम को पढ़ा रहा है तो वहाँ पर उसको क्या अपनी वॉइस में मॉड्यूलेशन करनी है। यानी कि जब कोई इंपॉर्टेंट, कोई अजीब, कुछ नई बात बता रहे हो तो वहाँ पर जो आपकी वॉइस है वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। जब आप नॉर्मल बातें कर रहे हैं, नॉर्मल कोई चीज़ बता रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या है अपनी वॉइस थोड़ी कम रखनी चाहिए। कि वॉइस में मॉड्यूलेशन आपको करते रहना चाहिए। कभी आवाज़ को ऊंची रखो, कभी आवाज़ को कम रखो, कभी उसको स्ट्रेट रखो, कभी उसको जल्दी जल्दी स्पीक अप करो, कभी उसको स्लोली स्लोली। मतलब आपकी जो वॉइस है उसमें क्या होनी चाहिए? मॉड्यूलेशन। जब भी एक टीचर क्या कर रहा होता है, अपने क्लासरूम को पढ़ा रहा होता है तो वहाँ पर उसको क्या अपनी वॉइस में मॉड्यूलेशन रखना चाहिए, ताकि जो क्लासरूम है वहाँ पर आप क्लासरूम को एड्रेस करते हो वो क्या है, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कौन कौन से बैरियर्स हैं? मोरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल एंड कमेंट्स ऑफ कंसोलेशन। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून रविंद्र कुमार। डायलॉग, समरी एंड सेल्फ रिव्यू। सी है यूज ऑफ सिंपल वर्ड्स, कूल रिएक्शन एंड डिफेंसिव एटीट्यूड। फोर्थ है पर्सनल स्टेटमेंट, आई कॉन्टेक्ट एंड सिंपल नरेशन। गुड आफ्टरनून रविंद्र कुमार, कैसे हो, कैसी चल रही है स्टडी? बताइए स्टूडेंट्स, व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के हमारे बैरियर्स कौन से रहेंगे? मोरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल एंड कमेंट्स ऑफ कंसोलेशन। दिस इज द राइट आंसर। ये क्या है आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या करते हैं? आपके बैरियर क्रिएट करते हैं। डायलॉग, समरी एंड सेल्फ रिव्यू, यूज ऑफ सिंपल वर्ड अगर आप करते हो, कूल रिएक्शन रखते हो तो वहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव रहेगा। अगर आप पर्सनल स्टेटमेंट्स, आई कॉन्टेक्ट है, सिंपल नरेशन, बिल्कुल सिंपली वे से बताते हो तो वो भी आपका क्या कम्युनिकेशन को आपको इफेक्टिव बनाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है internal and external factors that affect message reception by the students in the classroom are referred to as। कक्षा में छात्रों द्वारा संदेश ग्रहण को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाहरी कारकों को कहा जाता है। फीडबैक, फ्रेगमेंटेशन, चैनलाइजेशन और नॉइज। कि जब क्लासरूम हो रही है, जब एक टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है तो वहाँ पर स्टूडेंट जब पढ़ाते हुए स्टूडेंट्स को पढ़ाते, जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारी चल रही है, उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हमारी क्लासरूम को, वो उन फैक्टर्स को क्या कहा जाता है? तो उन फैक्टर्स को कहा जाता है गाइज नॉइज। क्या कहा जाता है? नॉइज। नेक्स्ट है जी, व्हाट डू कम्युनिकेटेड वर्ड्स कैरी इन अ क्लासरूम सिचुएशन। संप्रेषित शब्द कक्षा की स्थिति में क्या ले जाते हैं? इंस्पिरेशन, कंट्रोवर्सी और इंट्रोस्पेक्शन, डाइवर्जन, क्रिटिसिज्म और इरेशनैलिटी, इंस्पिडिटी, इरेशनैलिटी एंड नॉन एक्सेप्टेंस, पावर स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिशन। कि हम एक क्लासरूम में, एक जब टीचर पढ़ा रहा है क्लासरूम सिचुएशन में, जो भी क्लासरूम सिचुएशन में जो भी कम्युनिकेशन करते हो, जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो कम्युनिकेटेड वर्ड्स एक क्लासरूम में क्या लेकर जाते हैं, मतलब क्या वो दिखाते हैं? तो वो आपका दिखाते हैं पावर स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिशन। पावर स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिशन। नेक्स्ट है गाइज,
As a good classroom communicator, you are supposed to know your audience emotions, silent cues, artful pauses और counter arguments. Good afternoon जी, good afternoon अवनीश. एक अच्छे कक्षा संचारक के रूप में आपको अपने दर्शकों की भावनाओं का पता होना चाहिए, मुख्य संकेतों का, कलात्मक विराम का या काउंटर तर्कों को जानना चाहिए. As a good classroom communicator, you are supposed to know your. आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होने चाहिए अपने आर्टफुल पोजेज कि क्लासरूम को पढ़ाते हुए आप किस तरह से, आपको कहाँ पर विराम लेना है, कहाँ, मतलब जब आप कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हो तो वहाँ पर आपको पॉज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. जब आप कोई सिंपल टॉपिक पढ़ा रहे हो तो वहाँ पर आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. मतलब आर्टफुल, मतलब एक क्लासरूम को पढ़ाते हुए आपको क्या है, अपना ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पर तो विराम लेना है और कहाँ पर नहीं लेना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, फिगर आउट द कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन अ क्लासरूम फ्रॉम द फॉलोइंग. फिगर आउट द कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बताना है कि इनमें से क्या आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बताता है. निम्नलिखित में से कक्षा में गैर मौखिक संचार के घटकों को चित्रित कीजिए. नॉन वर्बल क्या होते हैं? जो हमारे बाय वर्ड ऑफ माउथ नहीं है, जो हमारी क्या है, फिजिकल अपीयरेंस है, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन है, जो हमारा राइट, वो सब उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. फर्स्ट है फेशियल एक्सप्रेशन, कल्चरल स्पेस एंड सिटिंग अरेंजमेंट, राइट. सेकेंड है स्पीड ऑफ अटरेंस, फील गुड फैक्टर एंड एक्यूस्टिक. थर्ड है हाई स्पेस, हाई साउंड, फिजिकल एम्बियंस एंड टीचर लर्नर डिस्टेंस. डी है आपका फेशियल एक्सप्रेशन, काइनेसिक एंड पर्सनल स्पेस. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इनमें से कौन कौन से हैं आपके? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जी आपके फेशियल एक्सप्रेशन, काइनेसिक एंड पर्सनल स्पेस. दीज ऑल आर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एलिमेंट्स. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. गाइज प्लीज keep share and keep like the video, keep share and keep like the videos guys. Next है, which of the following are the basic factors of effective listening. effective listening के कौन कौन से basic factors हैं? opinionization, stare and glare and interruptions. B है आपका aggressive questioning, continuous cues and frequent movement. Metoism, glancing sideways and offering advice. D है आपका acknowledgement of thoughts, रिफ्लेक्शन एंड आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस. निम्नलिखित में से कौन प्रभावी श्रवण के मूल कारक हैं? राय देना, घूरना और चकाचौंध और रुकावट, आक्रामक पूछताछ, निरंतर संकेत और लगातार आंदोलन, मीटूइज्म, बगल में नजर रखना और सलाह देना, विचारों की स्वीकृति, प्रतिबिंब और खुले अंत में प्रश्न पूछना. तो राइट आंसर है गाइज आपका डी. डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. कि इनमें से क्या आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल नहीं है? स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ ग्रेप वाइन, परसुएसिव एंड कन्विंसिंग डायलॉग, पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑडियंस एंड वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल नहीं है, नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव. देखो, स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ ग्रेप वाइन इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेगा, परसुएसिव एंड कन्विंसिंग डायलॉग है आपका कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाएगा, पार्टिसिपेशन, अगर ऑडियंस भी पार्टिसिपेट करे तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो भी इफेक्टिव है. लेकिन वन वे ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन की सिर्फ एक ही पर्सन क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर रहा है, तो वहां पर वन वे ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन वो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल नहीं है. तो राइट आंसर है जी डी. डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज नॉन वर्बल कोड, वर्बल कोड, इंट्रापर्सनल और सिंबॉलिक कोड. बताइए स्टूडेंट्स, हरी अप. कम्युनिकेशन में जो हमारी लैंग्वेज है वो क्या होती है? लैंग्वेज इज द वर्बल कोड. लैंग्वेज क्या है हमारा? वर्बल कोड. नेक्स्ट है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन की इनमें से क्या क्या फीचर्स हैं? कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, ओपिनियंस. बिल्कुल सही. कम्युनिकेशन में क्या है? आइडियाज को एक्सचेंज किया जाता है, फैक्ट्स है, जो भी आपका ओपिनियन है उन सबको आपस में क्या किया जाता है? एक्सचेंज किया जाता है.
कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स बोथ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन में क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन भी होती है और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी, बिल्कुल सही, ये भी इसकी फीचर है। कम्युनिकेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, बिल्कुल लगातार, ये हमारी मतलब हमारी लाइफ के, हम कहीं भी हो, चाहे हम अपनी फैमिली में हो, फ्रेंड्स के साथ हो, ऑफिस में हो, जॉब पर हो, जहाँ भी हो, हर जगह जो है हमारी जो कम्युनिकेशन है वो होता ही रहता है। तो इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस और सर्कुलर प्रोसेस, बिल्कुल सर्कुलर प्रोसेस है कि कभी जो सेंडर है वो रिसीवर बन जाता है, कभी जो रिसीवर है वही सेंडर बन जाता है। तो ये क्या है, सर्कुलर, एक सर्कल में ये चलती ही रहती है। बिल्कुल चारों की चारों क्या है, ये आपकी कम्युनिकेशन के फीचर हैं। तो राइट आंसर है जी आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? एटीट्यूड सर्वे, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स अटेंडेंस, सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन की इनमें से किसके थ्रू आप इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन को पता लगा सकते हो कि कब हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव है और कब नहीं है? किसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हो? एटीट्यूड सर्वे के थ्रू, बिल्कुल सर्वे करके आप पता लगा सकते हो। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कि किसका कितना परफॉर्मेंस है, किस तरह से परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स के थ्रू भी आप कम्युनिकेशन का इफेक्टिवनेस का पता लगा सकते हो। और स्टूडेंट की अटेंडेंस कितनी है, कितने स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे प्रेजेंट है क्लास में, वहाँ से भी क्या है कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस का पता लगाया जा सकता है। सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, कि आप चैनल आप किस माध्यम के थ्रू अपना कम्युनिकेशन कर रहे हो, राइट? वर्बल है, नॉन वर्बल है, रिटन है, ओरल है, वो मैटर नहीं करता, ठीक है? तो आपका जो कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने मतलब मेजर करना है, तो उसका राइट आंसर है जी आपका ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी, सी इज द राइट आंसर। द वर्ड ग्रेप वाइन इज ऑल्सो नॉन एज, ग्रेप वाइन को क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और अपवर्ड कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन में क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन है वो अपने आप से क्या है, अपने आप, मतलब जो भी एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, दो टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है आपका इनफॉर्मल। फॉर्मल वो होते हैं जो ऑलरेडी बिल्डअप होते हैं, यानी कि जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है, जो वो बताते हैं कि कौन हमारा सीनियर है, ठीक है, कौन आपका मैनेजर है, कौन आपका बॉस है, ठीक, वो जो सबसे पहले से ही ऑलरेडी सब डिसाइडेड होता है, वो होता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। और जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग के अकॉर्डिंग जिन भी पर्सन के साथ कम्युनिकेशन करता है वो आपका कहलाता है ग्रेप वाइन, राइट? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी हम इसे कहते हैं। तो ग्रेप वाइन इज ऑल्सो नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन इज ऑल्सो नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है गाइज, फॉर्मल कम्युनिकेशन टेंड्स टू बी फास्ट एंड फ्लेक्सिबल। अभी बताया कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो कभी भी आपका फास्ट और फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी बिल्ड है कि कोई अगर इन्फॉर्मेशन है तो वो टॉप मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट पे, तो उसका क्या है, एक सिस्टमेटिक वे होगा। क्या होगा कि पहले वो क्या है, टॉप मैनेजमेंट से आएगी, फिर मिडिल मैनेजमेंट पे, फिर लोअर मैनेजमेंट पे, और उसके बाद वर्किंग एरिया पे जो काम करने वाले ह्यूमन बींग्स हैं उनके पास आएगी। तो उसका क्या एक सिस्टमेटिक वे है, तो वो कभी भी फास्ट आपकी हो नहीं सकती और फ्लेक्सिबल भी नहीं, यानी कि हम उसमें क्या है किसी भी टाइम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो ए तो है जी आपका रॉन्ग। उसके बाद कहा गया रीजन में, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल सही, फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सिस्टमैटिक वे और ऑर्डरली फ्लो, कि अगर आपका टॉप मैनेजमेंट आपको कहेगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लोअर लेवल तक जानी है तो ही वो इन्फॉर्मेशन जाएगी ऑर्डरली, यानी कि जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में वो जाएगी। तो आर आपका सही है, ए आपका गलत है। तो राइट आंसर है जी आपका ए इज फॉल्स एंड आर इज राइट। गुड आफ्टरनून जी रिदित शर्मा, कैसे हो, कैसी स्टडी चल रही है? नेक्स्ट है, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसिडर्ड एज। क्लासरूम कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है? इफेक्टिव, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और सेलेक्टिव। कक्षा संचार को सामान्यतः माना जाता है प्रभावी, संज्ञानात्मक, भावात्मक और चयनात्मक। तो जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है उसको माना जाता है जी कॉग्निटिव। क्या माना जाता है? कॉग्निटिव।
नेक्स्ट है द टेलीफोन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन द एरिया ऑफ। कम्युनिकेशन का जो टेलीफोन मॉडल है वो सबसे पहले किस एरिया में विकसित किया गया था? संचार का टेलीफोन मॉडल सबसे पहले किस विकसित किया गया था? तकनीकी सिद्धांत, फैलाव सिद्धांत, न्यूनतम प्रभाव सिद्धांत और सूचना सिद्धांत। टेक्नोलॉजिकल थ्योरी, डिस्पर्सन थ्योरी, मिनिमल इफेक्ट्स थ्योरी और इंफॉर्मेशन थ्योरी। तो जो आपका टेलीफोन मॉडल है वो हुआ था जी आपका इंफॉर्मेशन थ्योरी में। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन थ्योरी है उसमें टेलीफोन मॉडल आपका डेवलप किया गया था, इंफॉर्मेशन। ओके जी ओके। कैसी चल रही है स्टडी? सही चल रही है मैम, बिल्कुल सही। रिदित शर्मा का बिल्कुल सही आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज। ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन, शॉर्ट सर्किट, कॉन्ट्राडिक्शन, अनइवननेस और एंट्रोपी। बताइए रिदित, क्या आंसर रहेगा आपका? रिदित, आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी और टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब कि वर्बल कम्युनिकेशन करते हुए जो ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? शॉर्ट सर्किट, कॉन्ट्राडिक्शन, अनइवननेस और एंट्रोपी। मौखिक संचार में ब्रेक डाउन के रूप में वर्णित किया गया है। तो राइट आंसर है जी आपका एंट्रोपी। राइट आंसर है जी आपका एंट्रोपी। यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर आप इतनी लेट कैसे आए हो क्लास में? 2:30 पे आपकी क्लास होती है पेपर 1 के लिए और पेपर 2। मेन सब्जेक्ट क्या है रिदित आपका? कौन से सब्जेक्ट से दोगे आप यूजीसी नेट का एग्जाम? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स अ सिंगल सोर्स ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। संचार का वह तरीका जिसमें एक ही स्रोत से एक साथ बड़ी संख्या में प्राप्तकर्ताओं को सूचना प्रसारित करना शामिल है, उसे क्या कहा जाता है? ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। बताइए स्टूडेंट्स, बताइए रिदित फटाफट। संचार का वह तरीका जिसमें एक ही स्रोत से एक साथ बड़ी संख्या में जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? मोहित सिंगला का आंसर आ रहा है मास कम्युनिकेशन। हाँ जी मोहित, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हेलो एवरीवन। तो राइट आंसर है जी मास कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही। मोहित का आंसर जो है बिल्कुल सही आया है। ग्रुप कम्युनिकेशन नहीं, मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। ग्रुप में तो क्या है, अगर 4 पर्सन है ग्रुप में तो चारों पर्सन आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो सभी का होगा। या एक ग्रुप में 10 लोग भी है, 15 भी है, 20 है, तो सभी कम्युनिकेट करेंगे ना। जबकि यहाँ पर कहा गया है एक ही स्रोत से, एक ही स्रोत, यानी कि कहने वाला क्या है सिर्फ एक ही है, लेकिन जो सुनने वाले हैं वो क्या है बड़ी संख्या में। यानी कि क्योंकि कम्युनिकेशन करते हुए क्या होते हैं हम, एक होता है आपका सेंडर और एक होता है आपका रिसीवर। एक होता है सेंडर और एक रिसीवर। तो सेंडर का मतलब हुआ यहाँ पर एक ही स्रोत, यानी कि जो कहने वाला है, जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है वो एक ही है, लेकिन जो रिसीवर है वो क्या है, बहुत बड़ी संख्या में है, तो उसे हम कहेंगे मास कम्युनिकेशन। आया समझ रिदित? ग्रुप कम्युनिकेशन क्यों नहीं? क्योंकि ग्रुप में तो अगर 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, 25 लोगों का भी ग्रुप है या 100 लोगों का भी ग्रुप है, तो उन सभी में आपस में क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा। वो सब आपस में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, राइट। तो उसे हम ग्रुप कम्युनिकेशन नहीं कह सकते। यहाँ पर क्या पूछा गया, एक ही स्रोत से, यानी कि जो सेंडर है वो सिर्फ एक ही हो आपका, और जो रिसीवर है वो क्या हो, बड़ी संख्या में हो, तो उसे हम ग्रुप कम्युनिकेशन नहीं बल्कि क्या कहेंगे, मास कम्युनिकेशन। क्या कहा जाएगा उसे, मास कम्युनिकेशन। मोहित आप बड़ी लेट आए हो क्लास में, क्लास का पता नहीं था? ओके जी, समझ में आ गया रिदित शर्मा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ स्मार्ट क्लासरूम इज अ टीचिंग स्पेस विच हैज।
कि एक स्मार्ट क्लासरूम किसे कहा जाएगा? स्मार्ट क्लासरूम जहां पर क्या हो, स्मार्ट पोर्शन विद अ टच पैनल कंट्रोल सिस्टम हो, राइट, पीसी हो, लैपटॉप हो, कनेक्शन लैपटॉप का कनेक्शन और डीवीडी या वीसीआर प्लेयर हो, डॉक्यूमेंट कैमरा या स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर हो, प्रोजेक्टर या स्क्रीन हो। बताइए स्टूडेंट्स, इनमें से क्या आंसर आपका क्या है? इनमें से क्या आपका स्मार्ट क्लासरूम को डिनोट करता है? स्मार्ट क्लासरूम, हरी अप, यू हैव 20 सेकेंड्स। पता नहीं चला, क्यों नहीं पता चला? अपडेटेड नहीं रहते क्लास के बारे में। एग्जाम है 6 अक्टूबर से आपके एग्जाम, और आपको क्लासेस का पता ही नहीं है, कैसे स्टडी कर रहे हो आप? मोहित सिंगला का आंसर आ चुका है डी, ऑल। एक स्मार्ट क्लासरूम किसे कहेंगे? रिदित शर्मा का भी आ चुका है ऑल। तो राइट आंसर है गाइस आपका सेकंड एंड फोर्थ ओनली, सेकंड एंड फोर्थ। स्मार्ट पोर्शन विद टच पैनल कंट्रोल सिस्टम, राइट, पीसी लैपटॉप कनेक्शन एंड डीवीडी एंड वीसीआर प्लेयर, डॉक्यूमेंट कैमरा एंड स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन। तो क्या पूछा गया इसमें? स्मार्ट क्लासरूम के बारे में पूछा गया। स्मार्ट क्लासरूम किसे कहेंगे? तो स्मार्ट क्लासरूम के लिए या तो आपके पास क्या हो, प्रोजेक्टर हो, ठीक है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, स्क्रीन लगी हुई है, राइट, और साथ ही साथ आपके पास क्या है, पीसी या लैपटॉप का कनेक्शन है विद डीवीडी और वीसीआर प्लेयर। उसको हम क्या कहेंगे? स्टडी ही कर रहे थे मैम, ओके जी, स्टडी स्टडी स्टडी, बिल्कुल, वेल डन, बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से पढ़ो, आपका जो एग्जाम है वो इसी बार फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो, राइट। तो स्मार्ट क्लासरूम किसे कहा जाएगा? जहां पर आपको क्या हो, पीसी या लैपटॉप का कनेक्शन हो, प्रोजेक्टर और स्क्रीन हो। अगर आपके डॉक्यूमेंट कैमरा और स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर ये आपकी क्लासरूम को डिनोट नहीं करते, और ना ही स्मार्ट पोर्शन विद टच पैनल कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the classroom the teacher sends the message either as words or images. The students are really encoder, decoder, agitators और propagators. कक्षा में शिक्षक संदेश को शब्दों या छवियों के रूप में भेजता है। छात्र वास्तव में क्या है? एनकोडर, डिकोडर, आंदोलनकारी और प्रचारक। बताइए स्टूडेंट्स, हरी अप, हरी अप गाइस, हरी अप, फटाफट आंसर कीजिए। यू हैव 20 सेकेंड्स। मोहित सिंगला का आंसर आ चुका है, दैट इज डिकोडर, बिल्कुल सही। इन द क्लासरूम द टीचर सेंड्स द मैसेज आइदर एज वर्ड्स और इमेज। तो स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट क्या उस चीज़ों को समझते हैं तो वो उनको डिकोड करते हैं, राइट, उसको क्या करते हैं, डिकोड करते हैं, तो उसने क्या कहा जाता है, डिकोडर। तो जो भी स्टूडेंट्स है जो समझ रहे हैं उस मैसेज को, किस टीचर ने हमें क्या समझाया है, क्या सिखाया है, दैट्स द मैसेज इज कॉल्ड योर डिकोडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म येलो जर्नलिज्म रेफर्स टू। येलो जर्नलिज्म किसे कहा जाता है? पीली पत्रकारिता शब्द का अर्थ है सेंसेशनल न्यूज अबाउट टेररिज्म एंड वायलेंस, सेशनलिज्म एंड एक्सएग्रेशन टू अट्रैक्ट रीडर्स और व्यूअर्स, सेंसेशनल न्यूज अबाउट द आर्ट एंड कल्चर, सेंसेशनल न्यूज प्रिंट्स इन येलो पेपर। बताइए स्टूडेंट्स, हरी अप। पीली पत्रकारिता शब्द का अर्थ है आतंकवाद और हिंसा के बारे में सनसनीखेज समाचार, पाठकों और दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनीखेज और अतिशयोक्ति, कला और संस्कृति के बारे में सनसनीखेज खबर, सनसनीखेज समाचार पीले कागज में छपते हैं। क्या आंसर रहेगा? व्हाट इज द येलो जर्नलिज्म? येलो जर्नलिज्म किसे कहा जाता है? हरी अप। मोहित सिंगला कह रहे हैं डी। लेट्स सी, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड आप सब भी बताइए, फटाफट आंसर कीजिए गाइस, क्या होगा?
येलो जर्नलिज्म किसे कहा जाता है? येलो जर्नलिज्म। तो राइट आंसर है गाइस आपका बी। बी इज द राइट आंसर। सेंसेशनलिज्म एंड एक्सएग्रेशन टू अट्रैक्ट रीडर्स एंड व्यूअर्स, कि पाठकों और दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनीखेज और अतिशयोक्ति जिनका भी हम क्या है यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? येलो जर्नलिज्म। क्या कहा जाता है उसे? येलो जर्नलिज्म। तो गाइज ये थे हमारे टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो गाइज आपको इन सभी क्वेश्चंस को करने से पता चला होगा कि किस तरह के जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में आपके कम्युनिकेशन वाली यूनिट से किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गाइज इसी तरीके के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर डेली आपकी पेपर 1 की जो क्लास है वो 2:30 पर रहती है, और जो पेपर 2 कॉमर्स के लिए अपना यूजीसी नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो क्लास है वो 4:30 पर रहती है। डेली बेसिस पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आपकी जो क्लासेस है 2:30 और 4:30 पर रहती है। तो गाइज अपने जो क्वेश्चंस अपनी तैयारी को स्पीड अप करने के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।